पहली बार पाउडर लगा सब मेरा भी ऐसे कोई शादी नहीं लगाया था। चलिए आप बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं किसका लौट रहा यार वो बहुत गौरी का मोहम्मद गौरी नहीं तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? यादव और भैया हर्ष आया है? हर्ष दोनों आए हो? स्नेहा शिफ्ट हो जाए सर आप हम लोगों को पूछते ही नहीं कभी क्या चीज? क्या है वो कि नहीं सर। नहीं तुम लोग तो पुराने तुम लोग जानते हो ना। ये जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलर्टनेस अभी बनाना जरूरी है क्लास में। तुम लोग इस माहौल में क्या एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है। आप लोग को पूछता था, ऐसी बात नहीं, जब आप लोग नहीं आ रहे थे ना तो आप लोग पूछा को था, पूछता था। हमसे पूछा था, हमने बोला घुमा के हम लोग जब नहीं आ रहे थे, जैसे आतिफ नहीं आ रहा था, आप नहीं आ रहे थे, तो मैंने पूछा सेजल नहीं आ रहा, हमसे नहीं पूछा आया, मैंने था। सबसे पूछा। ऐसी बात नहीं, देखो आते रहोगे थोड़ी कोई पूछता है। ये अब कहावत नहीं सुनी, रोज रोज एक ही जगह जाओगे इज्जत नहीं रहेगी। एक आप पूछेगा कैसा। चलिए आगे हम देखेंगे। यहाँ पर कल हमने बात की थी, रजिया सुल्तान ने शासन स्थापित करने का प्रयास किया और किस व्यक्ति के साथ उसने शादी कर ली थी? अल्तुनिया कहाँ का सूबेदार था? पंजाब में। ठीक है। फिर हमने ये देखा चंगेज खान का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? उसका आक्रमण इल्तुतमिश के साथ नहीं हुआ था, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र। सीमावर्ती क्षेत्र को क्या नाम था? बस इतना पूछा जाएगा कि चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? शुरू किसने करवाया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? देखिए आप समझ में आती जा रही है चीजें। बहुत सरल है इतिहास, बिल्कुल जैसे अपन बातचीत करते हैं वैसा ही पढ़ सकते हैं इतिहास। अननेसेसरी क्या होता है, बच्चों को जबरदस्ती कठिन बता दिया जाता है तो कठिन लगने लगता है। कठिन नहीं है, यही चीज बहुत सरलता के साथ आप पढ़ रहे हैं। कठिन कब लगता है कि जब आप उस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे और बच्चे कोऑपरेट ना करें। दोनों चीजें, मैं पढ़ाऊं और आप कोऑपरेट करिए तो आपको वो चीज हमेशा सरल लगेगी। रजिया सुल्तान के बाद हमने ये देखा कि रजिया सुल्तान का दुखद अंत हुआ है। कहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी? कैथल। तो कैथल में मृत्यु हो गई, उसका दुखद अंत हो गया। अंत होने के बाद अगला जो शासक आया वो कौन था? बहराम शाह। अब ये जो शासक आ रहे हैं ये केवल खाली स्थान भरने का काम करेंगे। या किसी को तो बैठाना है कभी, है ना? तो किसको बैठा दिए? जो तुर्क उलेमा या अमीर वर्ग के लोग थे उनका जो दिल में आता था उस इंसान को गद्दी पर वो बैठा देते थे जो उनकी बात सुने। क्योंकि रजिया के कारण वो अमीर वर्ग इतना प्रताड़ित महसूस कर रहा था खुद को, उसको लग रहा था कि रजिया के चक्कर में हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। अब रजिया अपनी जगह सही थी, लेकिन इन लोग को ऐसा लग रहा था कि हमको तवज्जो नहीं मिल रही है। तो इसलिए सुल्तान ऐसे आदमी को बनाओ जो हमारी बात सुने, जैसे मनमोहन सिंह टाइप। तो वो हमारी बात क्या करेगा? सुनेगा। दूसरा एक फायदा क्या है, कुछ समस्या हुई तो झेलेगा कौन? सुल्तान। मरेगा कौन? सुल्तान। षड्यंत्र किसके खिलाफ होगा? सुल्तान। अपना काम था बनाना, तो बना के साइन वो मर जाएगा, दूसरे किसी को बना देंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर से शुरुआत होगी। आपके एक बहुत अच्छा शब्द मिलता है इतिहास में, किंग मेकर। ठीक है, बहुत बाद में आएंगे। अभी शुरुआत होगी किंग मेकर की। मतलब अब आदमी सुल्तान बनने का प्रयास नहीं करेगा, सुल्तान बनाने का प्रयास करेगा। समझ गए? इस क्रम में एक नया पद जो है आपके सामने सृजित किया जाएगा, उसका नाम था नायब-ए-मुमालिका। मामलुक कल बताया था आपको, गुलाम को क्या बोलते थे? मामलुक से बना है मुमालिकात। ठीक है, याद रखिए जब आप परीक्षा में आप मेडिवल हिस्ट्री लिखेंगे ना तो शब्दों को एज इट इज
का प्रयास कीजिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप मिडाइवल हिस्ट्री लिख रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जो उर्दू फारसी के शब्द हैं उसको आप डालें। ठीक है, जैसे आप अगर ऐसा लिखते हो कि अकबर ने नया धर्म दीन इलाही चलाया, ये भी ठीक है, लेकिन आप ऐसा लिखते हो अकबर ने एक नया मजहब दीन इलाही चलाया, ज्यादा इंप्रेसिव होता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो याद रखिएगा जो भी टर्म्स हम देखेंगे उसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है कॉपी में, है ना। नायब एक मुमालिकात एक पद बनाया जिसका सबसे ज्यादा जिसके पास क्या होने लगी, पावर, इतनी पावर कि वो सुल्तान को भी जब चाहे हटा दे या बदल दे। पहला नायब ए मुमालिकात बनने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था एतहीन। क्या नाम था? एतहीन। तो सुल्तान केवल नाम मात्र के लिए होगा जो गद्दी पर बैठेगा, बाकी पूरा डिसीजन किसका होगा? नायब ए मुमालिकात। मुमालिकात मतलब जितने भी गुलाम हैं, नायब मतलब उनका सरदार, समझ गए? यस सर। मामलूक मतलब गुलाम, मुमालिकात मतलब जितनी भी गुलामी चल रही है, जितने भी गुलाम सरदार हैं उन सब का नायब मतलब उनका सरदार कौन कहलाएगा? नायब मुमालिकात, जो कौन बना? ठीक, तो एक तरफ चलेंगे सुल्तान और एक तरफ चलेंगे, एक तरफ चलेंगे क्या, एक ही दो तो थे, है ना। तो क्योंकि बराबर आया तो फिर सबको शांत कर दिए। चलिए अब नोट्स खोलिए, दिख रहे हैं आप लोग को, एक बार देखिए। Yes, sir. है ना, दिखा रहे हैं? हाँ, तो रजिया सुल्तान हमने नहीं पढ़ा था ना शायद? नहीं, नोट्स में पढ़ा ऐसा रीड हो गया। और रुकनुद्दीन फिरोज तमीज खत्म हो गया था, उसके बाद से रुकनुद्दीन फिरोज से पढ़ना शुरू करते हैं। सबको दिख रहा है? आ गई लाइट ऑन करो। बंद कर दो भैया, ये देखो यार प्रोजेक्टर और एक और तमीज के बाद उसका अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, है ना। इसका शासन इसकी अम्मा सात सुल्तान के नेतृत्व में था। अम्मी रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर तुर्क अमीरों ने 1236 में रजिया सुल्तान को सिंहासन, ये तुर्क अमीर नहीं है, बेसिकली जनता का समर्थन प्राप्त करके वो बनी थी। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे लिखा हुआ है रजिया सुल्तान 1236 से 1204, 4 साल। ठीक, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी। रजिया पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहनकर खुले मुंह दरबार में, अब ये बात लिखवाने का इसलिए है मतलब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बैन हुआ करता था उस समय, प्रतिबंधित, आज भी है बुर्का प्रथा, है ना। तो उस समय तो और कठिन था, लेकिन तब भी वो रजिया बड़ी हिम्मत करके आती थी। रजिया ने अल्तुनिया से शादी की, तो ये आपको बता दिया था कल मैंने। अल्तुनिया कौन था? बठिंडा का सूबेदार था, उसने विद्रोह किया था, ये दबाने गई तो वहाँ पर इसको पकड़ लिया, तो उसने भी बोला कि चलो शादी कर लो, वापस दिल्ली पर क्या करेंगे, आक्रमण। रजिया ने याकूत को अमीर याकूत, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जमालुद्दीन याकूत, पूरा नाम लिख लो, जमालुद्दीन याकूत, अबिसिनियाई हब्सी, या अबिसिनिया का निवासी था, पूछा नहीं गया है। फिर ये कहानी सुना दी थी मैंने आपको कि अमीरों ने इसका और रजिया का प्रेम संबंध के आरोप लगाकर उनको क्या कर दिया था, बदनाम। ठीक है, 1240 में कुछ लुटेरों ने कैथल में रजिया और अल्तुनिया की हत्या। तो जो पॉइंट्स ये लिखे हैं उसके पीछे की कहानी का हम समझ चुके हैं। क्लियर? ठीक है, बाकी इससे ज्यादा वो पूछता नहीं है ना। अब रजिया ने कुछ खास ऐसा काम कर नहीं पाई बेचारी, ठीक है, वो चाहती करना बहुत कुछ कर लेती है और योग्य शासिका थी, लेकिन किस्मत इसी को बोलते हैं। और बहुत कुछ करना चाहते लेकिन नहीं पाते, कई लोग कुछ नहीं करना चाहते लेकिन हो जाते। ठीक है, इसलिए क्या मेरे जीवन में कृष्णा अलाल। चलो अगला देखिए, अभी बहराम आराम साथ जीवन में कभी नहीं पूछे गए,
ठीक है, इन्हें कोई योगदान किया ही नहीं है। कर कौन रहा है पूरा? ये नायक ए, नायक या नाइब दोनों हो सकते हैं। नायब ए मुमालिका। मुमालिका। देखेंगे रजिया को हटाकर तुर्की सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। बहराम शाह ने एक नया पद बनाया, नायक ए मुमालिका, है ना, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है सर, मुमालिका लिखा है, मुमालिका। ठीक है, सबसे पहले इस पद पर बनने वाला व्यक्ति कौन था? पीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नायब ए मुमालिका सबसे पहले कौन बना। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह ये चीजें फैक्ट में मिलती नहीं है, एडगिन के बारे में जिक्र नहीं होता, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन? नायब ए। आप सोचिए ना कि सुल्तान से ऊपर है वो, समझ रहे हैं इस बात को? सुल्तान से भी ऊपर है। सुल्तान कुछ करे ना करे ये जरूर करेगा। पीएम ठीक है? फिर देखेंगे बहराम शाह की हत्या 1242 में तुर्क सरदारों ने कर। अब मजेदार चीज देखो, खुद ही बैठा रहे हैं खुद ही मार रहे और खुद ही मरवा भी रहे हैं। ठीक है, मतलब 40 में उसको गद्दी पे बैठा दिया बेचारा। कैसा लगता है? महसूस करो जैसे आप बहराम शाह जगह होते हैं, आपको 40 में बैठाएगा, सुल्तान बने, कितने खुशी खुशी आप जीवन अपना जिए, 2 साल मार दिए, पता ही नहीं चला कैसे मारा। इतना भयंकर षड्यंत्र होने लगा। ये हम भूमिका बना रहे हैं, जैसे एंशियंट बनाते थे ना, तो ये भूमिका बन रही है किसकी? बलबन की। बलबन कैसे आया और उसने कैसे लोगों को कुचला। ठीक है, तो ये माहौल जो बन रहा है बलबन के आने तक की कहानी है, जिसमें अर्रे छर्रे शासक जितने हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, बहराम भाई 2 साल का शासन है तो क्या छर्रा ही होगा। ठीक, आगे देखेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1212 बहराम शाह के बाद 1242 में रुकनुद्दीन पुत्र, रुकनुद्दीन मतलब जो इल्तुतमिश का लड़का था, प्रथम पुत्र था। हाँ, रुकनुद्दीन का पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को 46 में पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को क्या बना दिया? बहुत ज्यादा गऊ आदमी था। कौन? अरे मेघा, इसमें इंक डल नहीं डाली थी कल? क्यों तुमने इंक डालने दिया था ना? हाँ सर, 2 पेन थे ना, एक काला एक इसमें अच्छे एकदम लीटर के हिसाब से इंक डाल देना। हाँ बिल्कुल है नहीं, एकदम उड़ेल देना पूरा। अब देखेंगे आगे यहाँ पर नसीरुद्दीन महमूद कैसा आदमी था? बहुत। बलबन ये बात जानता था, तो बलबन ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया। और ये इतने षड्यंत्र के माहौल में 2 आदमी मिल जाए तो कोई भी शादी कर देगा यार। आज के लड़के देखती हैं कि अच्छा लड़का मिल जाए शादी के लिए, होता ही है, अरेंज हो चाहे लव जो भी हो, और लड़के छोड़ेंगे कोई बात नहीं, नौकरी लगाओ पहले। नसीरुद्दीन महमूद ने शासन बना, लेकिन नायब ए मुमालिका कौन बन गया इसके समय में? ठीक, मतलब नसीरुद्दीन महमूद जब सुल्तान बना तो मुमालिकात कौन बना? बलबन। जब बहराम शाह सुल्तान था तो मुमालिकात कौन था? अब यहाँ पर देखेंगे नसीरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति बलबन को सौंप दिया। वो क्या सौंपेगा? बलबन ने तो उसको बनाया था। ठीक, उसने बलबन की पुत्री से क्या किया? नसीरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी, वो भी छोड़ दीजिए, है ना। नसीरुद्दीन एक ऐसा शासक था जो टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल है। टोपी बनाना कठिन काम नहीं है, लेकिन राजा आप इससे उसकी सादगी का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ये तक भी बताया गया है कि वो राजकोष से एक भी पैसा नहीं लेता था, टोपी बनाता था, उसको बेचता था, उससे जो कमाई होती थी उसी से वो सुल्तान के बाद हाँ, इसीलिए तो बड़ी बात है ना कि सोचो कितना गऊ आदमी होगा। इसको गऊ बोले, पगला बोले, जो भी बोले आप, ठीक, आप नहीं कह सकते, लेकिन ये बात सच है कि वो टोपी बना कर बेचता था उसको। अब ऐसा नहीं कि रोड में टोकनी लगा के बैठ गए, ऐसा नहीं, उसको बनाता था, उसका शौक था, है ना, बेचवा दिया करता था, जो पैसा आता था उससे वो अपना खर्चा, ये अपने आप में बहुत बड़ी
बलबन मूर्ख नहीं था जो उससे अपनी लड़की की शादी की हो, कुछ तो खासियत देखी होगी, तो खासियत उसकी सादगी में था। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक चीज है ना, बहुत बड़ी चीज इसलिए क्योंकि सुल्तान ऐसा कर रहा है, तो इस लिहाज से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए नसीरुद्दीन महमूद पूरे सल्तनत का या पूरे इतिहास का एकमात्र ऐसा सुल्तान या राजा हुआ है जो टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह है ना, बहुत अच्छी चीज भी है। ठीक है, बाकी सुल्तान पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए काम धाम में मन लगाना चाहिए था, है ना? टोपी बनाना था तो सुल्तान घर के बने थे। चलो, नसीरुद्दीन के काल में मिन्हाजुद्दीन सिराज का जिसकी रचना ये अंडरलाइन करिए, ये सारे कुछ ये पूछा वो तबकात नासिरी, ये इसमें मिन्हाजुद्दीन लिखा है ना, वो मिन्हाजुद्दीन को छोटा कर लो, मिन्हाजुल सिराज, हाँ मिन्हाजुल सिराज। इसकी जो पुस्तक है जिसका नाम है तबकात, भैया ये पुस्तक को आप हल्के मत लेना, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में सर। ठीक है, तबकात ए नासिरी, इसी से इस समय की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, बाकी तो आगे चल के आपके महान कवि आई जाएंगे, हमें कुछ बताइए, कुछ आते ही नहीं फिर तो बेहतरीन तरीके से साहित्य मिलेगा। ठीक, आगे देखेंगे इसके मृत्यु क्या लिखा है, इसके बाद बलबन। देखो 1246 से 1266 कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। 20 साल चला। हाँ, अब वो 20 साल इसलिए था क्योंकि उसके पीछे कौन खड़ा था? 1246 से 1200। कुल मिला के बलबन ने पहले 20 साल ऑलरेडी अपने नियंत्रण में काम किया, करवा लिया। तो यहाँ भी बलबन, और उसके बाद 1266 के बाद से 1287 तक फिर कौन था? बलबन। जब वो सुल्तान बना बलबन, तभी उसकी आयु 65 साल के आसपास। एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रशासन की बारीकियों को बहुत ध्यान से देखा था। 20 साल बहुत होता है एक सुल्तान के, आप साथ काम कर रहे हो, ठीक है, आप खुद ही फॉलो कर रहे हो क्योंकि आप नायब मुमालिका। बलबन जितना योग्य शासक दिल्ली सल्तनत में नहीं, अगर योग्यता की बात, योग्य अलाउद्दीन भी था लेकिन बलबन जितना नहीं। योग्य मोहम्मद बिन तुगलक भी था लेकिन तिनके जितना नहीं था। बलबन की योग्यता किस बात में थी कि बलबन ने अपने आप को स्थापित किया, स्टैब्लिश, है ना। जब खुद को स्टैब्लिश कर लेंगे तो फिर राज्य को स्टेबल कर देंगे। बलबन ने एक्सट्रीम लेवल पर न्याय प्रियता का प्रदर्शन किया, ठीक, एक्सट्रीम लेवल पर न्याय प्रियता, ठीक है। उतना ही एक्सट्रीम लेवल पर वो क्या था? क्रूर। न्याय प्रिय है लेकिन क्या है? क्रूर। जैसे मान लो अगर जिस अपराध के लिए मान लो 10 रुपए का दंड मिलना चाहिए तो उस अपराध के लिए बलबन मृत्यु दंड भी अच्छी चीज, ठीक है। बलबन के रहते रहते आप साम्राज्य में किसी भी प्रकार की पार्टी उत्सव नहीं कर सकते। दरबार में किसी भी प्रकार का मदिरा पान ये सब बंद, प्रतिबंधित था मदिरा का सेवन। बलबन ने बेहतरीन गुप्तचर लगा रखे थे, ऐसा बोला जाता था कि अगर आप अपने बेडरूम में भी कोई बात कर रहे हैं तो वो भी बलबन तक पहुंच, इतने बढ़िया इनकी गुप्तचरी व्यवस्था थी। बलबन ने जो राज्य आसानी से नहीं जीत सकते थे वहां पर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। लौ एवं रक्त, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, है ना। तो लौ एवं रक्त कहने का लोहे की तलवार, शमशीर, है, रक्त, ब्लड, मतलब जो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले अच्छे से तो ठीक है, नहीं है तो फिर युद्ध होगा। और युद्ध बलबन अगर युद्ध कर रहा है तो फिर जिंदा बचने का सवाल नहीं, या तो वो बचेगा या तो आप बचोगे, मतलब या तो बलबन बचेगा या तुम बचोगे, ठीक। छोड़ता बिल्कुल नहीं था, वो दया धर्म उसके अंदर क्रूर था, ठीक है। अब इतना ही नहीं, बलबन ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए ये बोला कि मैं कोई साधारण आदमी, बलबन खुद बोल रहा है, समझना, जैसे मैं बलबन हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कोई साधारण आदमी नहीं।
तो बहुत फ्रेंडली पहाड़ हो गया आप लोग से, दोस्ती वाली टाइप है ना, तो उसी हिसाब से समझने का भी प्रयास करेंगे। बलबन बोल रहा है कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं, मतलब मैं कौन हूँ, तो मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको ईश्वर ने चुना है। किसने चुना है? ईश्वर ने चुना है। किस काम के लिए? सुल्तान बनने के लिए। अगर मैं आम आदमी होता तो फिर मुझे कैसे चुनता? हर किसी को तो ये मौका नहीं मिलता। मुझे ईश्वर ने चुना है, मतलब मैं ईश्वर की क्या हूँ? परछाई, मतलब मैं नियावत ए खुदाई हूँ। नियावत ए खुदाई, ईश्वर की परछाई। जिल्ले इलाही हूँ मैं। कौन हूँ? जिल्ले इलाही, ईश्वर का दूत। इसीलिए मुझे ईश्वर ने चुना है ताकि मैं यहाँ पर आके सुल्तान बन के लोगों की सेवा। अपने आप को उसने आफरी शियाब का वंशज बताया। आफरी शियाब पारसी देवता है, देवता नहीं ऐसा बोल सकते, वीर पुरुष हुए, जो योद्धा पुरुष हुए, बहादुर। तो आफरी शियाब का वंशज बताया किसने? बलबन ने खुद को। सिर्फ ये जमाने के लिए सोसाइटी में मैसेज जाए कि बलबन भी उच्च कुल से संबंध रखता है। पहली चीज, बलबन ईश्वर के द्वारा चयनित किया हुआ व्यक्ति है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। मालूम, जैसे एक कलेक्टर अगर खुद से बोले ना कि मैं कलेक्टर हूँ इसलिए मैं अपना ये काम कर सकता हूँ, तो इसमें आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये घमंडी है। भाई वो कलेक्टर बना है, वहां तक पहुंचा है, कुछ तो उसने त्याग या मेहनत या कुछ भी किया होगा ना। जैसे कृष्ण भगवान अक्सर ये बोलते थे कि मैं कृष्ण इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ, तुम नहीं हो, बात खत्म। जब कृष्ण को भी चैलेंज करता था तो कृष्ण भगवान यही बोलते थे। अब तुम अगर अपने आप को कृष्ण समझ रहे हो तो फिर या तो तुम एज इट इज वैसे बन जाओ तो बोलो, नहीं तो फिर जो बोल रहा है सुनना पड़ेगा। ठीक है, बलबन ने बोला भी, सुनाया भी और काम भी अच्छे से किया। इतना बेहतरीन 40 साल उसने स्टैब्लिश कर दिए थे, 20 साल यहाँ से 20 साल कि दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य काफी हद तक बड़ा हो गया था, फैल गया था। मंगोलों के आक्रमण भी होते थे तो उनको विफल किया। बलबन बहुत अच्छी सेना बनाया। ठीक है, बलबन ने दिग्विजय अभियान चलवाया, विद्रोहियों का दमन किया। उस दमन के क्रम में सबसे पहला काम बलबन ने जो किया वो ये था कि 40 दल जो किसने बनाया था? उस पूरे को क्या किया? तुर्कान चहलगानी को क्या? तो परीक्षा में सवाल आता है कि तुर्कान चहलगानी का अंत किसने किया? अंत किया बलबन। बनाया किसने था? जब इल्तुतमिश ने बनाया था तो बलबन खुद उस 40 दल का एक मेंबर रह चुका था, तो वो सारी हरकतों को जानता था। इसलिए बलबन ने कुछ लोगों को षड्यंत्र से मरवाया, कुछ को कहीं कैसे भी करके ठिकाने लगवा दिया, कुछ को अपनी तरफ मिला लिया। इस प्रकार बलबन जानता था कि ये 40 लोग ही मेरा सबसे ज्यादा विरोध, दूर दृष्टि देखिए उसकी, क्योंकि ये 40 लोग इल्तुतमिश के वफादार थे ना। अरे आपका कितना भी खास दोस्त क्यों ना हो और कितना भी अच्छा पढ़ने वाला क्यों ना हो, अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो आपको उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्यों? आपका क्या है वो? दोस्त। बचपन से आप लोग अरे वो सिलेक्ट हो गया, मेरे साथ खेलता था, अभी डिप्टी कलेक्टर बन गया, बात अलग, लेकिन अपना दोस्त है। रहता है, आप दूसरों के मोटिवेशनल स्पीच सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि फलाने ने यूपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बन के आया है, अरे उसका स्पीच अपन सुने, मोटिवेशन मिले, तो आप कंफर्टेबल नहीं रहते। दूसरे के लिए आप कंफर्टेबल जल्दी, उसकी प्रेरणा से, जिसको आप नहीं जानते हो, ऐसे व्यक्ति की स्पीचेस, उसकी बातें सुन के आपको प्रेरणा जल्दी, आपके घर वाले आपको चिल्ला चिल्ला के थक जाएंगे तो वहां से प्रेरणा नहीं मिलती, वहां अपन उल्टे ज्ञान दे देते हैं। ये होता है, आपके साथ हुआ होगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बलबन ये जानता था कि इल्तुतमिश के वफादार थे ये गुलाम, किसके प्रति वफादारी थी? बलबन के तो दोस्त यार थे, तो सबसे ज्यादा खतरा किससे? इन्हीं लोगों से, क्योंकि वो हमेशा बलबन को हल्के में लेते थे। दोस्त था बलबन, अरे बलबन बोल के बैठा दिया, कंधे में हाथ रख दिया, दिया हाथ ही काट दिया बलबन पे। बलबन ने ये दोस्ती यारी और इन सब चीजों के चक्कर में होने वाले नुकसान को समाप्त करने के उद्देश्य से क्या अंत कर दिया? अच्छा ऊंचा सिंहासन बनवाया बलबन ने दरबार, शानदार सिंहासन, मस्त बैठता था उसमें, चढ़ के सीढ़ी लगा के अंगरक्षक होते थे, बाकी उसके जितने भी दरबारी हैं वो सब बैठे नीचे,
कहाँ बैठो? नीचे नीचे वो जो अपना वो उन लोगों का रहता है ना, तकिया लगा देते दरी बिछा के सब। लोगों को बार बार महसूस होता था कि देखो बलबन सुल्तान है। वो चाह के भी नहीं बोल पाती, बलबन तो हमारा दोस्त है भाई, बोल के दिखाओ बस एक बार पे बलबन। ठीक है, 40 साल का समाप्त किया। दरबार को कठोर नियम कानून लागू करने के लिए दरबार में सिजदा और सिजदा सजदा सजदा सुना होगा आपने शब्द है, बस गाने में यूज होता है। और पैगोस ये ईरानी परंपराएं थी। अभी नीचे मत देखो, यहाँ देखो ना यार, तब यहाँ देखना चाहिए। नौरोज एक त्योहार जो ईरानियों का फेमस फेस्टिवल होता है, ईरानी पारसी लोगों का, ठीक है, तो वो मनाना शुरू किया। सिजदा पैगोस और नौरोज, सिजदा पैगोसी परंपरा थी, नौरोज एक फेस्टिवल था। क्योंकि उस समय मुसलमान लोगों में, ठीक है, जो पारसी होते थे ईरान तरफ के, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। दो वर्ग होते हैं, शिया और सुन्नी। हाँ आतिफ भाई आप ये बताएं कि दोनों में ज्यादा संख्या किसकी है दुनिया में? सुन्नी की। सुन्नी की। कम संख्या किसकी है? शिया की। शिया की। खासियत क्या है शिया की? क्योंकि सर जो शिया थे तो हमारे नबी मतलब हजरत अली थे ना, उनको मतलब बोलते थे कि पहले खलीफा है। हाँ। तो पहले खलीफा जो है अबू बकर सिद्दीक है। हाँ, तो वो क्या थे? इसलिए उन लोग का वो हो गया शिया। मतलब आपको अगर शॉर्ट में ऐसा बोलूं कि शिया जो है वो इस्लाम के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तो सही होगा, एलिट क्लास। शिया जो है उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, अभी तो सब कॉमन है। कॉमन। शिया जो थे वो मुसलमानों में एलिट क्लास रिप्रेजेंट करते थे। एलिट क्लास मतलब बुद्धिजीवी वर्ग भी और धन संपत्ति के मामले में भी ज्यादा है। किसके पास? शिया। सुन्नी जो बहुसंख्यक वर्ग है, लेकिन वो उतना कंफर्टेबल जोन में नहीं है जितना शिया। ठीक, अब शिया ज्यादातर अब किस तरफ होते हैं? ये ईरान किस तरफ? एक ही चीज बस याद रखो, ईरान पारस, उस तरफ, फारस तरफ, फारस की। ठीक है। तो मतलब यदि बलबन को अब मुसलमानों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना है तो वो क्या बताएगा कि मैं किधर का हूँ? ईरान का। इसीलिए कौन सी त्योहार मनाएगा? ईरानी त्योहार। परंपराएं कौन सी? सिजदा और अच्छी परंपरा है। देखिए परंपरा में कुछ नहीं था, बढ़िया सुल्तान के सामने गए, क्या करना है आपको? सजदा करना है, सर झुकाकर प्रणाम। पैगोस मतलब पैरों को चूमना है, तो लौटे जाओ कि सुल्तान के सामने सबसे बढ़िया वही पैर भी चूम लो, सर भी पढ़ लो सब। मजेदार चीज ये है कि एक दिन ऐसा नहीं करना है, रोज ऐसा करना है, रोज डेली ऐसा करना है। तो बलबन ने ये एहसास कराया था कि सुल्तान की गरिमा क्या होती है। आप सुल्तान को हल्के में मत लो, आपका दोस्त नहीं है वो दोस्त है लेकिन दरबार के बाहर। बलबन ने स्पेशली मेंशन किया कि सुल्तान अकेला होता है, उसका कोई मित्र नहीं, क्योंकि दो सुल्तान नहीं हो सकते। तो बलबन की परंपराओं के माध्यम से दिल्ली सल्तनत में जो गरिमा स्थापित हुई, इसका पूरी दुनिया में परचम बुलंद हुआ कि दिल्ली का दरबार जो है बहुत शानदार है। किसके समय में वो शब्द प्रचलित होना शुरू हुआ, दिल्ली दरबार। बाद में अंग्रेजों के जमाने में भी लगा, है ना, लेकिन वो शब्द जो है, अगर आपको शान और शौकत देखनी तो आप कहाँ जाएं? बलबन चल रहा है तो उसका पता चला, वो ड्रेस जो ऊपर से पहना है वो वहाँ दरवाजे तक खींच रही है। 50 नौकर उस पकड़े तो उसको फ्लोर टच हो रहा है, आ रहा है। हाँ, पहले गाउन लड़के ही राजा ही पहना करते थे, ठीक है, आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, मुकुट है, तलवार, अंग रक्षक है। तो बलबन के अंग रक्षक ऐसे कि बलबन ही नहीं दिख रहा है बीच में, इतने सब तरफ से उसको घेर के खड़े। अंग रक्षक कौन? शुद्ध रूप से अफ्रीकन निग्रोस, वो उसके क्या थे? अंग रक्षक। तो ये सब सवाल भी आपकी परीक्षा के, आप ये मत समझे सवाल भाई कि लौ एवं व्रत की नीति किसने चलाई, ठीक है, और राजत्व का सिद्धांत किसने दिया, 40 पहले को किसने खत्म किया, सिजदा पैगोसी किसने शुरू की, ये ईरानी नौरोज त्योहार किसने मनाना शुरू किया, कौन सी परंपरा ईरानी, ये पूरे बलबन के आने वाले सवाल। अब बलबन धीरे धीरे क्या होने लगा? बूढ़ा होने लगा। क्या होने लगा? यहाँ देखो, ठीक है, वो सब लिखा है, उसमें सब मिल जाएगा, मत परेशान, यहाँ समझ लो, उसको नहीं भी पढ़ोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। जैसे आपने कल समझा था, फिर रजिया पढ़ा तो अपने आप दिमाग में आ गया ना,
हाँ सर। उसमें थोड़ी लिखा है कि रजिया ने अंतुनिया से विवाह किया था, उसको भगा के शादी कर लिया और किडनैप को, इतना कहानी थोड़ी लिखी। कहानियों को सुना करो, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। वो नहीं सुनोगे तो केवल फैक्ट्स आप नहीं रख पाओ। बार बार बोलता आ रहा हूँ आपको शुरू से। तो बलबन ने जो व्यवस्थाएं की, जो सिस्टम डेवलप किया, धीरे धीरे वो क्या होने लगा था, बूढ़ा, उसको 86 साल का हो गया था बलबन। बलबन का एक प्रिय पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद खां। क्या नाम था? मोहम्मद खां। लेकिन हुआ क्या कि मंगोलों को आक्रमण के समय युद्ध करने गया था, ठीक है, तो वहां पर उसकी क्या हो गई? अब बलबन पुत्र वियोग में बहुत ज्यादा दुखी हो गया। एक तो बूढ़ा हो रहा था और जिस लड़के से उसको उम्मीद थी वो लड़का चला गया। ऐसा बताते हैं कि पुत्र वियोग के कारण बुढ़ापे में बलबन की क्या हो गई? वैसे ही बलबन एजेड भी हो जाता है, 86 साल का हो गया। जो भी हुआ, लेकिन बलबन ने एक शानदार जीवन जिया और शानदार एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन अपन को अलग से नहीं पढ़ना होता है, पूरा दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है ना, वो अपन एक साथ पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का। क्योंकि बहुत सारे राजा हुए, तो बहुत सारे तो ऐसे राजा हुए जिनको इतना समय नहीं मिला कि वो कुछ कर सके, और बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं है। जो एक राजा कर रहा है अगला उसी को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको इस्लाम के अनुसार चलना है, शरीयत और शरा का पालन करना है। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का प्रशासन एक साथ चला जाता है, मतलब एक साथ पढ़ा जाता है। तो बलबन के जाने के बाद ये लड़का तो उसको पहले ही मर गया था, बलबन भी चला गया। बलबन के बाद अगला कौन बनेगा? तो तुर्क अमीर और उलेमा वर्ग जो थे, उलेमा मतलब मुसलमानों में काजी, पंडित, धर्मगुरु अच्छा शब्द है। उलेमा वो लोग हो गए, अमीर मतलब जो वहाँ के एलिट क्लास के लोग गए। अब इतनी देर में हमने इतनी बातें डिस्कस की, लेकिन अभी तक मैंने आपको यहाँ पर एक बार उल्लेख नहीं किया कि तुर्क अमीरों का कोई प्रभाव था। क्यों? क्योंकि बलबन के रहते किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। इतना डर गए थे कि बलबन के जाने के बाद भी किसी तुर्क अमीर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि किसको राजा बनाए। अब कुछ समझ में नहीं आया तो सीधी सी बात है, बलबन का जो लड़का है उसको बनाएंगे। बलबन का एक लड़का तो चला गया, एक लड़का और था। उस लड़के का नाम था बुगरा खां। क्या नाम था? बुगरा। इधर देखते चलना बस। बुगरा खां ये उस समय बंगाल में वो देख रहा सूबेदारी कर रहा था, ठीक है। बंगाल का क्या था वो? बंगाल में एक शासक था तुगरिल खां, ठीक है। उसने क्या कर दिया था? विद्रोह। किसने? तुगरिल खां ने किया विद्रोह। इतने से आप समझ जाओगे, है ना। तुगरिल खां ने विद्रोह किया तो इसको बुगरा खां ने मदद मांगी अपने पापा से, ठीक है। तो बुगरा खां के पापा मतलब कौन? बलबन। तो बलबन आया पूरी शाही सेना के साथ, ठीक, और इसको बर्बाद करके खत्म करके पूरा समूल नष्ट किया। ये मर गया। जो आपको मैंने एक बात बताई थी ना कि जब इसको मारा उसके बाद रास्ते में दोनों तरफ तख्तियों में लोगों को गड़वा दिया, उसकी सेना को। कुछ अधमरे लोग भी थे, उनको भी टांग दिया था कि लोग देखें। तो लोग देखे में कौन देखे? तो सबसे पहले उसी का लड़का देखा। अब ये इतना डर गया, ये गलत विषय था। ये इतना डर गया कि जब बलबन मरा तो इसको बुलाया गया कि भैया आओ और गद्दी संभालो। तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही गद्दी संभालने की। ले दे के वो दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचा, लेकिन उसके अंदर पता नहीं जो भी हुआ, घबराया। उसको लगा कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे महान पिता यहाँ पर बैठा करते थे। महान पिता कौन? बलबन। उनकी जगह मैं दौड़ लगा, तुरंत भाग गया। कहाँ? वापस। अब किसको बैठा है? अब बुगरा खां का एक लड़का था, ठीक है, जिसका नाम था कैकुबा। क्या नाम था? कैकुबा। बचपन से जन्मजात नशेड़ी, ठीक। हाँ, नशा करता था बहुत ज्यादा, मतलब बचपन से करना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा नशा करता था कि उसको क्या लग गया? लकवा। हाँ, पैरालिसिस हो गया, लकवा लग गया। अब कुछ करते ना मैंने कुछ समझ में आया तो वो भी हट गया, रास्ते से मर ही गया। उसके बाद उसका एक बहुत छोटा सा बच्चा था, 3.5 साल के आसपास बताई जाती है आयु, 3.5 से 4 साल, जिसका नाम था क्यूमस। बड़ा क्यूट सा था। नाम क्या था?
क्यूमर्स, छोटा सा बच्चा था, ठीक है, क्यूमर्स यहाँ पर काम कर रहा है, उसको गद्दी पर बैठाया गया, इसको क्यूमर्स को, ये पूरा सिनेरियो देख रहा था जलालुद्दीन खिलजी, जो बलबन का एक गुलाम था, और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो पंजाब की तरफ उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत पर सूबेदारी कर रहा था, सूबेदार था बलबन का। अरे वही लोग तो आएंगे भाई, सरकार बड़ा क्यूट सा बच्चा कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चला कि अरे यार यहाँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बेचारा बलबन का राजपाट और बलबन का वंश जो है वो बहुत ज्यादा खतरे में पड़ गया है, छोटे से बच्चे को बैठाना पड़ा है, तो मैं ये कैसे सह सकता हूँ। वो गया बेचारा जिसके पास क्यूमर्स के पास, उसको प्यार से बुलाया अपने पास, खिलाते खिलाते उसका गले का टेडुआ जो है दबा दिया, इस तरह से अंत हो गया किसका, इस तरह से अंत हो गया किसका, गुलाम मामलुक वंश का दुखद अंत। मतलब मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था, प्यार से बोला आओ बेटा सुनो, खिलाते खिलाते गर्दन उसकी इस मुर्गे को मोड़ देते ना, अच्छे की मोड़ देते, ठीक है, इंटरवल मतलब अभी कहाँ हुआ इंटरवल, कौन सा इंटरवल, ठीक है। तो ट्यूमर्स को खत्म करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अब कहानी क्लियर, ठीक है। अब आप रीड करना शुरू कर दो, आसानी से याद होता है। मायने रखता है क्यूमर्स तक आदमी पहुंच नहीं पाता, आदमी बलबन तक पढ़ के छोड़ देता है, बलबन के बाद कैकुबाद भी है, क्यूमर्स भी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स, बलबन नहीं है, क्यूमर्स है, ठीक है। बेचारा छोटा सा पढ़ बलबन 1265 से 1270 ईस्वी। गियासुद्दीन बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। वह अलवरी जाति का था। इल्तुतमिश के 40 दल का सदस्य था। शासक बनने के बाद बलबन ने दल को समाप्त कर दिया। बलबन ने सिजदा और पाबोस की नीति चलाई थी। उसने राजस्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आप समझ में आ रही है सबको ये नीतियां जो पढ़े अपन, ठीक है। आगे 1286 ईस्वी में बलबन के साम्राज्य पर मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया। इसमें बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद खां की हत्या हो गई और इस सूचना प्राप्ति के बाद बलबन की मृत्यु हो गई। मृत्यु मतलब दुखी रहने लगा था, तो पुत्र भी हो गया बेचारा। बलबन की अन्य उपलब्धियां। बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की थी, जिसको कहते थे दीवान आरएस। अंडरलाइन करिए, हाँ आरजे नहीं है, वो आरएस है, दीवान आरएस। कितने अच्छे नाम हैं। हाँ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। वह अपने सैनिकों के वेतन का भुगतान नगद में करता था। फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ करवाया। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन, अमीर खुसरो का आगमन भी हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, प्री में आपसे बस इतना सवाल पूछा जाने वाला है कि लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने चलाई। सिजदा पैगोसी किसने चलाई? बलबन ने। नौरोज त्योहार किसने शुरू किया? बलबन ने। ठीक है, बस इस तरीके के सवाल आते हैं प्री के हिसाब से। सर वो नौरोज है कि नवरोज रहेगा? नवरोज ये लिखा है, नवरोज, ठीक है। हिंदी वाली किताबों में नव को नव कर देते हैं ना, है ना। जैसे अरे नवरात्रि बोलते हैं, नवराता हो जाता है, नवराता नहीं नवराता। चलो आगे। अमीर खुसरो बलबन के शासन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासन तक दिल्ली दरबार में रहे। उनकी रचना ज़ाइरुल फतूह, देखो ज़ाइन नहीं है, एक्चुअली वो है खज़ाइन उल फतूह। केबीसी में भी आया था ये सवाल। अमीर खुसरो की रचना है खज़ाइन उल फतूह। देखिए अमीर खुसरो ने सबसे ज्यादा सुल्तानों का शासन था, हाँ देखा था किसके? दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, तो अमीर खुसरो की रचनाएं इसीलिए बहुत ज्यादा मान्यता
रखती हैं। बहुत सारी किताबें यहाँ पे इकट्ठी पढ़ा हुआ, जैसे नूह से पढ़ा रही है, किताबों का हाँ, तो अमीर खुसरो की बहुत, जैसे कालिदास थे उस समय प्राचीन भारत में, ऐसे ही आपके कौन थे, अमीर खुसरो मध्यकालीन। हाँ, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता लेकिन कहा हम- जाता था। तूतीय हिंद तुम्हारे कहाँ, अच्छा तुमको तबला और सितार के आविष्कार के रूप में अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल है, तबला और सितार। बलबन का गुप्तचर विभाग अति महत्वपूर्ण था। बलबन ने स्वयं को आखिरी शियाब का वंशज बताया। थे जो अपन बात कर रहे थे अपने आप को महान बताने के लिए। बलबन ने शासन के लिए नियामत खुदाई का सिद्धांत दिया। नियामत नहीं है, नियावत है, नियावत, नियावत एक खुदाई। जिसका अर्थ है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। बलबन ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया और उसके नाम के खुतबे पढ़े, दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था और कुरान के नियमों को शासन के आधार पर बनाया था। इसके बाद बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद ने 1287 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी संभाली। कैकुबाद की मृत्यु लकवा लगने से हो गई। इसके बाद सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की। शमसुद्दीन क्यूमर्स 1287 ईस्वी से शमसुद्दीन क्यूमर्स है ना, वो बच्चा जो 1290। कैकुबाद की मृत्यु के बाद उसके शिशु क्यूमर्स को तुर्क सरदारों ने 1290 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। चलिए, तो यहाँ तक आपका हो गया। कल से अपना शुरू होगा कौन सा वंश? अब देखो, जिस स्पीड से अपन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा घर पे आप भी उस स्पीड से पढ़ते रहें, मतलब इसको रिवाइज करते रहें, ठीक है।